क्या नेपाल अब पाकिस्तान बन जाएगा? क्या नेपाल में बवाल के पीछे चीन का हाथ है? नेपाल में आंदोलन की टाइमिंग पर एक बड़ा सवाल है। अब नेपाल की आग भारत की चौखट तक पहुंचने का खतरा भी है। जी दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली रिपोर्ट में साफ कर दिया था कि पड़ोसी मुल्क नेपाल में हो रहे बवाल के पीछे कहीं ना कहीं ड्रैगन की साजिश साफ दिखाई दे रही है, क्योंकि चीन का काम सिर्फ भारत से सटे इन देशों में अपना सिक्का जमाना है। इसके लिए वो कुछ भी कर सकता है। अब बड़ी बात यह है कि क्या नेपाल पाकिस्तान की राह पर जा रहा है? क्योंकि शुरू में तो ये आंदोलन सिर्फ सोशल मीडिया बैन और अपने हक की लड़ाई माना जा रहा था, लेकिन ये हक अब कहाँ जा रहा है? अब जो नेपाल की सड़कों पर हो रहा है वो कोई साधारण तस्वीरें नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि अगर ऐसा ही होता रहा तो नेपाल पर जो सड़कों पर आग लगी है वो भारत की चौखट तक पहुंच सकती है, क्योंकि पुलिस वहां अब जेन ज़े के जो युवा हैं उनको सीधा ठोक रही है। नेपाल आज फिर उबल रहा है। कर्फ्यू की बेड़ियां भीड़ की आक्रोशित पुकार को रोक नहीं पा रही। ये तस्वीर है केवल काठमांडू या किसी तराई की नहीं, ये उस पूरे उपमहाद्वीपीय बेचैनी का हिस्सा है जहां भूख, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार, राजनीतिक ठहराव एक साथ सुलग रहे हैं। जी दोस्तों, सवाल ये है कि अगर ये ज्वाला महज घरेलू हिंसा, असंतोष का नतीजा या किसी अंतर्राष्ट्रीय साजिश की कड़ी है जिसका मकसद भारत को इस रास्ते में भेजना है, हो भी सकता है, क्योंकि नेपाल की जनता का आक्रोश अचानक नहीं फूटा। ये लावा गुस्सा है जो दशकों से धीरे धीरे जमा हो रहा था। 2006 में भी जब जन आंदोलन के बाद राजतंत्र का अंत हुआ और यहाँ लोकतंत्र की बहाली हुई तो लोगों ने उम्मीद लगाई कि एक नया नेपाल जन्म लेगा। लेकिन क्या ऐसा हुआ? ऐसा हुआ तो ऐसा हाल क्यों है? क्योंकि 2015 में जब संविधान संकट के वक्त मधेसी समुदाय ने अपने अधिकारों के लिए सड़कें जाम की और भारत नेपाल के संबंधों में कड़वाहट आई, तब भी यही सवाल उठ रहे थे कि क्या लोकतंत्र केवल सत्ता बांटने का खेल है और ये एक दूसरे को बांटा जा रहा है। और आज एक बार फिर वही निराशा और दग्ध भाव फिर से लौटाया है, क्योंकि नेपाल के राजनीतिक दलों ने जनता के विश्वास को बार बार तोड़ा है। कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार, अवसरवाद और वैचारिक पाखंड ने जनता को ठगा है। जनता को यह यकीन दिला दिया कि किसी भी दल को नेपाल की जनता की कोई फिक्र नहीं। बात करें नेपाली कांग्रेस की तो हमेशा से ही लोकतांत्रिक धारा के साथ चला, लेकिन आज भ्रष्टाचार और वंशवाद के गले तक धंस चुका है। CPN-UNL कम्युनिस्ट के नाम पर बावजूद अवसरवाद और सत्ता लालसा इसका असली चेहरा बन गए हैं। माओवादी केंद्र कभी क्रांति का झंडा थामे थे, अब सत्ता के गलियारों में गुम हो चुके हैं। मधेसी पार्टियां पहचान और अधिकारों की लड़ाई लड़ रही हैं, राजनीति करती हैं, पर अक्सर हाशिए पर ढकेल दी जाती है। अब ऐसे में हमें अपनी नजर के चश्मे को इस मुद्दे को वैश्विक पटल से देखने की बहुत जरूरत है, क्योंकि दक्षिण एशिया में अस्थिरता किसी एक देश की समस्या तो है नहीं, ये तुरंत क्षेत्रीय संतुलन को प्रभावित करती आई है और करेगी भी। अमेरिका और पश्चिमी एजेंसियों की दिलचस्पी यहाँ नई नहीं है। चीन के बारे में तो सभी जानते हैं। चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलन करने और भारत को दबाव में लाने के लिए नेपाल, श्रीलंका, मालदीव जैसे छोटे छोटे पड़ोसी आसान टारगेट माने जाते हैं। और शायद अभी यहाँ हो रहा है ये शाहीन बाग किसान आंदोलन, मणिपुर, भारत में हाल के वर्षों में, हाल के सालों में ऐसी घटनाएं देखी हैं दोस्तों, जिन पर विदेशी हाथ होने की आशंका बार बार उठी है और कई बार ये साबित भी हो चुका है। नेपाल में शांति इसी श्रृंखला की एक कड़ी हो सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं। आज के आंदोलनों की खास बात यह है कि ये किसी एक नेता या एक दल के इर्द गिर्द नहीं घूमते। ये फेसलेस मूवमेंट है, मतलब जिसका कोई चेहरा ही नहीं। सोशल मीडिया और डिजिटल नेटवर्क इन्हें पारंपरिक ढांचों से मुक्त कर देते हैं। कोई चेहरा नहीं तो जनता ही चेहरा है, एक हुजूम ही चेहरा है। अब ऐसे में ये सब हमें क्या संकेत दे रहे हैं, ये समझने की कोशिश करिएगा और ये जानना जरूरी भी हो जाता है हम सब के लिए। तो आइए आपको आसान भाषा में मैं ये सारी चीजें, ये सारी गुत्थी सुलझाने की कोशिश करता हूँ और आपको बताऊंगा कि कैसे ये हमें प्रभावित कर सकती है और कैसे हमें नुकसान पहुंचा सकती है। क्योंकि नेपाल का स्थिर होना हमारी सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और राजनीतिक गहराई को प्रभावित करता है दोस्तों। ये नई बात नहीं है, हम सब जानते हैं नेपाल हमारा अच्छा पड़ोसी रहा है।
सुरक्षा की दृष्टि से खुली सीमा भारत के लिए वरदान भी है और संकट भी। अशांति अगर लंबी चली तो शरणार्थियों की लहर, हथियारों और नशे की तस्करी और चीन पाक के गठजोड़ का खेल और भी तेज हो सकता है। इस खतरे से हम नहीं नकार सकते और ना ही नकारा जा सकता है। अब बात पॉलिटिकल की करें तो नेपाल में भारत विरोधी नैरेटिव नया नहीं है। राजनीतिक दल अपनी विफलताओं को ढकने के लिए अक्सर भारत को दोषी ठहराते रहे हैं। ये नेपाल हमेशा करता रहा है। रणनीतिक दृष्टि अगर देखें तो नेपाल की अस्थिरता चीन को नए अवसर देती है। काठमांडू में असंतुलन का मतलब बीजिंग के लिए गली गली में पकड़ मजबूत करना है, मतलब कि ड्रैगन को और ज्यादा मजबूत करना। श्रीलंका का संकट भारत के लिए समुद्री सुरक्षा चुनौती पहले ही है। मालदीव का राजनीतिक झुकाव जो है वो आप जानते हैं कहाँ रहा है। भारत की समुद्री चौकसी को कमजोर करने की कोशिश हमेशा से की जा रही है और ये लगातार हो रही है। बांग्लादेश में भी जो भी हुआ हाल में, उसका असंतोष भारत की पूर्वोत्तर सुरक्षा को घेरने की चाल रहा है। तो आप क्या है? अब नेपाल, अब भारत की उत्तरी सीमा यानी कि नेपाल पर अशांति का नया अड्डा बन चुका है। और ये कौन हो कर रहा है, क्यों कर रहा है, ये समझने में ज्यादा देर नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि ये पूरा पैटर्न सीधे सीधे इशारा करता है कि भारत को घेरने की एक पूरी प्लानिंग रणनीति के साथ काम कर रही है। डीप स्टेट हो या विदेशी एजेंसियां, मकसद एक ही है, भारत को भीतर और बाहर से दबाव यानी कि प्रेशर में लाना। लेकिन ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि ये नया भारत है जो अपने दुश्मनों को हर तरह से खदेड़ना जानता है और खदेड़ सकता है। लेकिन हमें यहाँ समझना होगा कि पड़ोसियों की आग कभी दीवार पर रुकती नहीं, वो हवा के संग हमारी चौखट तक आती भी है और आ सकती है। और जब चौखट पर आग हो तो दीवारों को ऊंचा करने से ज्यादा जरूरी होता है कि पानी की धार सही दिशा में मोड़ दी जाए। तो बस अपनी सरकार पर जो काम ये अच्छे से जानती है उस पर भरोसा बनाए रखिए, लेकिन सतर्कता ही सामर्थ्य की असली ताकत होती है और हमें यही रखना है। लेकिन जाते जाते आपको ये बताना जरूर समझाऊंगा कि नेपोटिज्म, घोटाले और बेरोजगारी से जूझ रहे नेपाल में और किन किन वजहों से, कारणों से ये हिंसा भड़की है। तो आइए अब जरा इसे भी समझ लीजिए। तो नेपाल में भाई भतीजावाद की जो पॉलिटिक्स है वो कोई नई नहीं है। नेपाल सरकार पर नेपोटिज्म का आरोप लगता ही रहा है। नेताओं समेत उनके बच्चों और परिवारों की आलीशान लाइफस्टाइल और शान शौकत सोशल मीडिया पर हमेशा उजागर होती रही। इस बीच नेपो बेबी अभियान भी चला नेपाल की सोशल मीडिया में और ट्रेंड भी किया। तो ये एक बड़ी चीज है नेपोटिज्म, जो नेपाल की इस हिंसा का कारण रही। वही बात करें भ्रष्टाचार की तो इसका काला चिट्ठा खुल चुका है, क्योंकि नेपाल सरकार पर पिछले 4 साल में कई बड़े घोटालों और भ्रष्टाचार के आरोप लगे और खासकर नेपाल सरकार के 3 बड़े घोटालों की पोल खुली तो युवाओं का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया, जिसकी तस्वीरें अब आप सामने देख रहे हैं। युवाओं में बढ़ती हुई बेरोजगारी भी एक बड़ा कारण इस हिंसा के पीछे मानी जा रही है, क्योंकि नेपाल में जो बेरोजगारी की दर है वो लगातार बढ़ रही है। वर्तमान में नेपाल में 10.71% युवा बेरोजगार हैं। वहीं नेपाल की महंगाई दर 5.2% है। दोस्तों, ये एक बड़ा ग्राफ है जिसको बढ़ना जरूरी है। भारत से दूरी लगातार बढ़ रही है, चीन से नजदीकी बढ़ रही है। जुलाई 2024 में केपी ओली की जो सरकार आई, आने के बाद उसने नेपाल का झुकाव चीन की तरफ कर दिया। भारत से दूरियां बढ़ने लगी। नेपाल ने भारत के साथ सीमा विवाद के मुद्दे को हवा दी, जिससे नेपाल पर आर्थिक दबाव भी बढ़ा। और चीन तो जो अपना काम करता है वो कर ही रहा है। और राजशाही की मांग यहाँ अब एक लंबे समय से उठ रही है, क्योंकि जो लोकतांत्रिक सरकार आई वो कुछ नहीं कर पाई। नेपाल सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच लोकतंत्र खत्म करके दोबारा राजशाही स्थापित करने की मांग हो रही है। पिछले 5 सालों में नेपाल में 3 बार सरकारें बदल चुकी हैं। दोस्तों, ये एक बड़ी बात है। मतलब लोकतंत्र यहाँ संभाल नहीं सका अपने आप, या ये कहें लोकतंत्र को संभालने नहीं दिया गया। तो अब आपके दिमाग की बत्ती जल चुकी होगी। आप आसानी से समझ चुके होंगे कि नेपाल में आखिर हुआ क्या और क्यों हुआ। फिलहाल दुआ करिए कि इस हंसते खेलते देश के युवाओं को बाहर की चिंगारी आग न लगा दे। बाकी नेपाल से लेकर अमेरिका तक हर खबर से अपडेट रहने के लिए बने रहिए अपने देहाती के साथ। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि किस्मत का तो ऊपर वाला देख लेगा दोस्तों, लेकिन मेरी कोशिश है कि ये तस्वीर की सूरत बदलनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत, श्री राधे।
देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि असली भारत हमारे गांव में है। हमारी पूरी टीम की यही कोशिश है कि गांव के हर रंग को हम आप तक पहुंचा सकें। इसलिए बनिए हमारी ताकत, क्योंकि कंक्रीट के जंगलों की चमचमाती दुनिया में गांव अंधकार की ओर जा रहे हैं। देश में स्मार्ट शहर बने, कोई दिक्कत नहीं, पर हम बनाना चाहते हैं स्मार्ट गांव।